बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर के टॉपिक कॉमन आइन इफेक्ट की एप्लीकेशन बफर सॉल्यूशन को डिस्कस करने लगा हूं। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जो पीएच की चेंज में रेजिस्टेंस करते हैं। जब भी आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो उस सॉल्यूशंस की पीएच को चेंज नहीं होने देता। इसका मतलब यह भी हरगिज नहीं कि जो उन सॉल्यूशंस की पीएच है वो एग्जैक्टली कांस्टेंट रहे। मतलब हमारे पास अगर सॉल्यूशन की पीएच 4.1 है तो वो 4.2 हो सकती है, वो 7 तक नहीं जा सकती, यानी कि वो 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो बहुत बड़ी चेंज नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी चेंज जरूर आती है। वो एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ही थोड़ी सी चेंज हो तो हम कहते हैं कि बफर ने बहुत अच्छा काम किया कि उसने पीएच को लिमिट किया, उसकी चेंज को लिमिट किया और बहुत बड़ी चेंज नहीं आने दी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बफर सॉल्यूशन का वो क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। तो जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखा है, मेंशन किया है कि रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। सो पीएच को चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा, उसमें उसकी कोई एग्जैक्ट पीएच होगी, फिर हम उसके अंदर कुछ एसिड कुछ बेस ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है। उसके बाद एक और चीज कि अगर आप ऐसे सॉल्यूशंस को जो बफर सॉल्यूशंस हैं उनकी डाइल्यूशन कर दें या वो काफी अरसे तक फॉर अ लॉन्ग टाइम वो पड़े रहे तो भी उनकी पीएच चेंज नहीं होती। ये चीजें मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर रखी हैं, तो वो चेंज नहीं होती डाइल्यूशन पे भी या कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हम चलते हैं उसकी जो मेन टाइप है कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसमें किस किस्म के हमारे पास टाइप्स हैं। तो दो टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे। वन इज एसिडिक बफर एंड द सेकंड वन इज बेसिक बफर। तो देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है और किस तरह से हमने देखना है। चूंकि मैंने आपको बोला कि ये एप्लीकेशन है कॉमन आइन इफेक्ट की, तो एसिडिक बफर मीन कि हमारे पास, जैसे कॉमन आइन में मैंने बताया था कि उसके लिए कंडीशन है कि हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सो वीक एसिड फॉर द एसिडिक बफर और वीक बेस फॉर द बेसिक बफर। और दूसरा मैंने कॉमन आइन इफेक्ट में ही आपसे डिस्कस किया था कि जी इसके अंदर हमेशा कम से कम 2 रिएक्शंस होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एसिडिक बफर में क्या चीज होनी चाहिए। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने इसमें वीक एसिड लेना है और सॉल्ट लेना है, सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपने याद रखना है कि नॉर्मली मैंने आपको, ये भी आप जानते हैं कि जब वीक एसिड होता है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसीलिए हमने लिखा कि जो सॉल्ट होगा, यानी कि जो दूसरा रिएक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। इसी तरह बेसिक बफर में क्या होगा कि आप बिल्कुल इसका अपोजिट कर लें कि हमारे पास वीक बेस होगी एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि एसिडिक बफर में वीक एसिड और बेसिक बफर में वीक बेस हमने ली। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो एसिडिक बफर होता है, आप जानते हैं कि उनकी जो पीएच है वो लेस देन 7 होती है, और बेसिक बफर क्या होते हैं कि उनकी पीएच मोर देन 7 होती है। सो ये उनकी बेसिक जो डेफिनेशन में आ जाएगा, जो डिफरेंस में आ जाएगा। सो पीएच 7 से नीचे एसिडिक। उसके बाद हम हैंडरसन इक्वेशन लिखते हैं। हैंडरसन इक्वेशन कि आपको पीएच किसी भी सॉल्यूशन की पता होगी, क्योंकि हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं, एसिड और सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें पीएच को मेजर करने का जो हमारे पास इक्वेशन है वो कौन सी है? वो हैंडरसन इक्वेशन है। तो हैंडरसन इक्वेशन की मैं हेडिंग दे देता हूं, जो दोनों केसेस में एसिडिक और बेस के लिए। तो हैंडरसन इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? फॉर एसिडिक बफर के लिए हमारे पास बन जाएगी पीएच आपने फाइंड आउट करना है। उसमें पी के स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्लस लॉग इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सो ये आपने याद रखना है कि सॉल्ट ओवर एसिड। इसी तरह अगर हम इस केस में आए बेसिक बफर के केस में, तो अब हमें क्या चाहिए होगा, वी हैव टू फाइंड आउट POH। चूंकि OH रिप्रेजेंट करता है बेस को, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, PKB। अब PKB ये स्ट्रेंथ ऑफ बेस को मेजर करने का मेथड होता है, लॉग इनटू, अब इसमें क्या आ जाएगा, सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। चूंकि हम बेस की बात कर रहे हैं तो हमने यहां पे क्या लेना है, बेस। तो ये आपने बड़ा क्लियर ध्यान में रखना है, पीएच है तो पीके है और एसिड है, पीओएच है पीकेबी है तो हमारे पास क्या है, बेस है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, आप देखें एग्जांपल में सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो एसिटिक एसिड और साथ में क्या है, सोडियम एसीटेट। तो सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, कि ये सोडियम कहां से आया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा। इसी तरह एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड हो और उसमें हमारे पास सोडियम फॉस्फेट, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोनिक एसिड आ जाएगा, तो उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द एसिडिक बफर। इसी तरह बेसिक बफर की एग्जांपल हम देख लेते हैं। वो हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो ये हम एग्जांपल्स देखते हैं, ये डिफरेंस है इसमें। तो आपने बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है एसिडिक और बेसिक बफर में, ये उसकी टाइप्स हैं और इसके अंदर कम अज कम आप देखें कोई एक रिएक्शन जो है वो बफर नहीं होगा, बल्कि ये दो हमारे पास रिएक्शंस मिलके बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। जी अब हम चलते हैं बफर एक्शन की तरफ कि कैसे पीएच को लिमिट किया जा सकता है, कैसे उसकी रेजिस्टेंस की जा सकती है। तो चलें हम एक एग्जांपल अपनी एसिडिक बफर की लिखते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे बात की कि एसिटिक एसिड हमारे पास है, उसको वाटर में हमने ऐड किया तो वो हमें क्या दे देगा, इट विल प्रोड्यूस एसीटेट आइन और साथ में क्या आ जाएगा, हाइड्रोनियम आइन या हाइड्रेटेड प्रोटॉन। अब हमने बोला कि जो वीक एसिड है एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, आप देखें ये वीक एसिड है तो ये हमारे पास क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो आपने उसी की स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का ही सॉल्ट लेना है, जिसको आप कैसे बनता है, जब आप उसका रिएक्शन करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब ये क्या करेगा, ये भी हमें दे देगा एसीटेट आइंस और साथ में क्या दे देगा, सोडियम आइन। अब जैसे कि हमने देखा कि इसके अंदर कॉमन आइन कौन है, एसीटेट आइन इज द कॉमन आइन। तो अब कॉमन आइन क्या करता होता था कि वो सप्रेस कर देता था आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों आप रिएक्शन लिखेंगे तो वो बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। सो अब हम देखने जा रहे हैं कि बफर एक्शन कैसे करता है, क्योंकि आप देखें जैसे ही कॉमन आइन बढ़ता है ये क्या करता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। अनआयोनाइज्ड एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि रिएक्शन फेवर किधर करेगा, टुवर्ड द बैक साइड, वो बैकवर्ड में जाएगा, जिससे सॉल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वीक एसिड है वो मजीद वीक हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग इट्स पीएच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आइन। अब हम देखते हैं कि एक्शन कैसे करता है बफर। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि जब हमने लिखा कि रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस इज ऐड। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हेन एन एसिड इज एडेड, जब हम इसी के अंदर एसिड ऐड करते हैं तो बफर कैसे काम करता है। तो आप देखें, आप एसिड डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने HCl को ऐड किया, अब वो जितने नंबर ऑफ मोल्स देगा, चूंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं तो ये क्या करेगा, ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आइंस एंड क्लोराइड आइंस। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, उसमें एसिड डालेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर जब आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो एसिड क्या करेगा, वो अब देखें हम कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन की पीएच
को एसिडिक बनाना है तो मतलब सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा देर तक या जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर हाइड्रोजन के आयन उसमें पड़े रहेंगे तो वो ज्यादा एसिडिक है, और अगर वो नहीं होंगे तो वो एसिडिक नहीं होगा। अब हमने क्या किया, उसके अंदर एसिड ऐड किया ताकि हाइड्रोजन उसमें मौजूद रहे और वो सॉल्यूशन मजीद एसिडिक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बफर क्या करता है, आप देखें बफर का जो एसीटेट आयन है वो एसीटेट आयन इनको रिसीव कर लेता है, वो इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? एसिटिक एसिड बना देता है। तो आपने याद रखना है कि अब वो जो हाइड्रोजन आयंस आपने डाले वो तो एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करते जा रहे हैं और क्या बनाते जा रहे हैं? एसिटिक एसिड बनाते जा रहे हैं। तो वो जो आप एसिड बाहर से ऐड कर रहे थे उसका इफेक्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया, उसने एसीटेट के साथ रिएक्शन करके क्या किया? एसिटिक एसिड बना दिया। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप एसिड ऐड करेंगे किसी भी बफर सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा, आपने अब उसमें लिखना होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है एसीटेट आयन वो डिक्रीज हो जाती है। आपने जो पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, जैसे ये यहां पे आपको काम आएगा कि जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस, आपने उसमें से माइनस करना होगा। और जो हमारे पास सेकेंड चीज है वो क्या है? वो हमारे पास एसिड है। तो सेकंड जो कॉन्सेंट्रेशन है, देखें जरा, एसीटेट आयन तो एच से रिएक्ट करता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, और उससे किसकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है? एसिटिक एसिड की। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो एसिड है वो क्या होगा? इंक्रीज। तो आपको जो इनिशियल वैल्यूज गिवन होंगी आपने सॉल्ट में से उसको माइनस कर लेना है जितनी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हो, और एसिड में उसी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर लेना है? आपने ऐड कर लेना है। तो इससे क्या पता चला कि बफर जो है उसने बहुत अच्छा काम किया। कैसे? कि उसने लिमिट किया चेंज इन पीएच टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट, कि वो उसको क्या कर देता है? लिमिट कर देता है उसकी चेंज को। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं कि जब आप इसमें बेस ऐड करते हैं, अब बफर सॉल्यूशन है ये हमारे पास, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? व्हेन बेस इज एडेड, आप इसके अंदर बेस ऐड करें तो देखते हैं बफर क्या करता है। अब बेस का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वी आर एडिंग एक्चुअली हाइड्रोक्साइड आयंस, सोडियम आयंस प्लस OH। अब आपने एक्चुअली सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में क्या ऐड किया? OH। सेम कॉन्सेप्ट कि जैसे OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि बफर क्या करता है। अब बफर ने हमारे पास क्या किया कि जो एसिटिक एसिड था, आप रिएक्शन देखें, एसिटिक एसिड ने क्या किया? वो हाइड्रोजन आयंस दे रहा था, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। अब जो हमने बाहर से बेस ऐड की उसने OH दिया, जो एसिटिक एसिड अंदर मौजूद था वो H दे रहा था। अब क्या हो रहा है कि H आयंस फ्रॉम द एसिड और OH आयंस फ्रॉम द बेस वो मिलके क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। अब यहां से जो H होगा वो उस OH को रिसीव करके क्या बनाता जाएगा? वो वाटर बनाता जाएगा। यानी कि बेस का जो इफेक्ट है उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो बफर सॉल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो खुद न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे लिखेंगे कि हमने क्या सीखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एसीटेट आयंस की, यानी कि जो सॉल्ट की है, वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिड की वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों ये मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि आप देखें एसिड जितने H देता जाएगा तो हमारे पास क्या चीज होती जाएगी कि जो एसिड है वो कम होता जाएगा,
और जो एसीटेट आइंस हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसमें से H तो यूज हो रहा है और एसीटेट आइन हमारे पास सॉल्यूशन में आते जाएंगे। नेक्स्ट, बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी क्या है? हमने बोला कि रेजिस्टेंस हो रही है। अब इसमें जो बफर की सलाहियत है, कैपेबिलिटी of a buffer solution to resist the change in pH when a small amount of acid or base is added, तो वो कैपेबिलिटी अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बफर उस पीएच को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी कि मेरे पास एक एसिडिक बफर है जिसमें हमारे पास एसिडिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर और सोडियम एसीटेट यानी कि जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2। आपने इसकी सबसे पहले हम इस बफर सॉल्यूशन की पीएच मालूम करते हैं, उसमें इस एसिड की पीके की वैल्यू गिवन है जो कि 4.74 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखते हैं कि जो मैंने यहां पे बफर एक्शन की बात की कि अब वो किस तरह से अपनी कैपेबिलिटी शो करेगा टू रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच। अब आप देखें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पीएच मालूम करने के लिए मैंने यहां पे इक्वेशन आपको बताई कि हम चूंकि एसिडिक बफर ले रहे हैं तो पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। हम इसी को यहां पे लिख लेते हैं कि हेंडरसन इक्वेशन के मुताबिक पीएच किसकी इक्वल है? वो हमारे पास पीके ए प्लस लॉग और अब सॉल्ट हम ये लिखेंगे फॉर सोडियम एसीटेट और एसिड हम लिखेंगे एसिटिक एसिड के लिए। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज फॉर सॉल्ट एंड दिस इज फॉर एसिड। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास पीके कितना है 4.74 प्लस लॉग, अब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो 0.2 है और हमारे पास एसिड कितना है वो 0.5 है। आप इसको डिवाइड करें उसका लॉग लें तो हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 0.4। तो जब इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास -4.74 माइनस 0.4 आ जाएगा। तो अब पीएच इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास? इट विल बी 4.34। अब ये पीएच है किसकी? वो बफर सॉल्यूशन की है। अब हम देखेंगे कि इस पीएच में कोई चेंज आएगी, अगर आएगी तो कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम उसकी कैपेबिलिटी को मालूम करने के लिए हम क्या देखते हैं कि वी आर एडिंग 0.1 मोलर HCl। अब 0.1 मोलर HCl से मतलब ये है कि आपने जब HCl उसमें ऐड किया तो वो हाइड्रोजन आइंस और क्लोराइड आइंस दे रहा है। ये 0.1 मोलर है तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसने एसिड भी कितना H भी कितने दिए 0.1 मोलर। अब देखें मैंने यहां पे आपको बताया था कि जब एसिड ऐड करते हैं तो उसने ये हमारे पास हाइड्रोजन और आइंस दिए। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि वो एसीटेट आइन ही उसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो कितनी कम होती है अब हम ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगी यानी कि सोडियम एसीटेट होगी उसमें क्या होगा वो डिक्रीज होगी, यानी कि 0.2 पहले थी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, अब उसमें कितनी कमी होगी वो 0.1 जितना आपने एसिड उसमें डाला। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.1 मोलर। और जो हमारे पास एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? अब आप देखें मैंने आपसे बोला कि वो एसीटेट आइन उस H के साथ रिएक्शन करके खुद तो यूटिलाइज हो रहे हैं लेकिन एसिड उसकी वजह से क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। तो एसिड की कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी हमारे पास पहले 0.5, उसमें आपने वही एसिड को ऐड कर लेना है तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.6 मोलर। अब आप इसकी पीएच मालूम कर लें तो पीएच मालूम करने का मेथड वही है हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं 4.74 प्लस लॉग। अब आपने इसमें सॉल्ट की जगह पे क्या लिखना है? पहले हमने 0.2 लिखा था, अब चूंकि वो कम हुई है तो अब 0.1 हो गई और एसिड जो 0.5 था अब वो बढ़ के कितना पहुंच गया 0.6। तो अब आप इसकी वैल्यूज देखें 4.74 इसको डिवाइड करें लॉग उसका ले लें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.778। तो अल्टीमेटली हमारे पास इसकी पीएच कितनी आ गई? पीएच ही हमारे पास आ जाएगी जी 3.962। तो आप देखें आपने इसके अंदर 0.1 मोलर एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया तो उसकी पीएच सिर्फ 4.3 से कहां पहुंची 3.9 तक पहुंची, यानी कि तकरीबन
3 का डिफरेंस है। तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड डालने से भी बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हुई। तो बफर डज अ वेरी गुड जॉब बाय लिमिटिंग द चेंज इन पीएच। अब हम देख लेते हैं, जब हम उसमें बेस को ऐड किया, अब बेस कितनी ऐड कर रही, 0.1 मोलर NaOH। अब देखें, जब मैंने कहा था बेस ऐड करते हैं तो बेस OH देती है, उसको कौन रिएक्शन उससे करता है, जो एसिड ने H दिए होते हैं, तो H और OH मिलके वाटर बनाते हैं। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, जो सोडियम एसीटेट है, वो देखें जरा आप, वो इंक्रीज हो रही है, और जो एसिड है, चूंकि वो H दे ही जा रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो अब हमारे पास स्टार्ट में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.2। अब उसमें क्या हो जाएगा, 0.1 जो आपने बेस ऐड की उसकी वजह से कितनी हो जाएगी, 0.3, और जो हमारे पास एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से कम होके कितनी रह जाएगी, 0.4। तो बच्चों ये चीज आपने अपने माइंड में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है। क्या ये जो मैंने आपको एक क्लू दिया था, अब उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी उसकी पीएच मालूम कर लेते हैं कि उसने जब बेस आपने ऐड की तो उससे क्या फर्क पड़ा। तो अब लॉग सॉल्ट की जगह अब आपने क्या लिखना है, 0.3, और जो एसिड है उसकी जगह क्या लिख देना है, 0.4। तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, -0.12, और आंसर आ जाएगा 4.62। दिस इज द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। कब, जब हमने इसके अंदर क्या ऐड किया, स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया। तो आप देख लें कि वो 4.74 से हमारे पास कम हुई बेस ऐड करने से 4.62, और एसिड ऐड करने से हमारे पास 4.34 पे कहां पहुंची, बल्कि हमने जब एसिड डाला तो वो कम हुई, और जब बेस हमने उसमें ऐड की तो उसकी पीएच थोड़ी सी बढ़ी। तो इसका मतलब ये है कि बफर ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपने याद रखना है, जितनी रेजिस्टेंस होगी उसकी पीएच की चेंज होने में, उतना बफर अच्छा काम करेगा। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको दोबारा करें, लिखें, तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।